चलिएगा, तो अब यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे वो जो है बेसिकली हम जो पुर्तगालियों के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, पुर्तगालियों के जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नर्स थे उनके नाम हमने पढ़े, जो वायसराय 3 जो मैंने बताया आप लोगों को। तो जो इम्पोर्टेंट लोग थे इस पूरे टॉपिक में वो हमने बात कर ली। सबसे पहले वास्को डी गामा, उसके बाद फिर पेड्रो एल्वारेज केब्राल जो 1500 में आया और उसी ने ब्राज़ील की भी खोज कर ली थी। सेकंड नंबर पे हमने बात की है फर्स्ट गवर्नर की, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। फिर हमने बात की है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की बात की है ना। 1524 में हालांकि कौन आया था, वास्को डी गामा थर्ड टाइम आया था एज अ गवर्नर, एज अ वायसराय एंड गवर्नर, बट आते ही उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और फिर हमने इम्पोर्टेंट अगर गवर्नर्स की बात करें उसके बाद जो आते हैं तो वो आते हैं आपके नीनो डी कून्हा जो 1538 तक रहते हैं। और फिर जो एक इम्पोर्टेंट नाम होता है वो होता है नरोन्हा का, क्लियर, नरोन्हा। और इनके बाद फिर कोई भी इम्पोर्टेंट नाम हमको नहीं मिलता है, क्लियर। तो यहाँ तक हमने वायसरायों और गवर्नरों की बात कर ली है। अब जो हम फोकस करेंगे वो करेंगे कुछ दूसरी बातों के ऊपर, दैट वाज रिलेटेड टू पोर्तुगीज। तो यहाँ पर भी हम पोर्तुगीज की ही बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ और अन्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इनके जब ये इंडिया में आए थे तो इंडिया में आने का बेसिकली टारगेट तो आप सभी को पता हो गया है, क्या था, ट्रेड या व्यापार। और उसी से रिलेटेड हम कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम इनकी इनकम की बात करें, इनकम इट मीन्स इनकी आय, और आय का जो सोर्स है वो क्या है, तो इनकी आय का जो मेन सोर्स है वो क्या है, तो मेन सोर्स क्या है, ट्रेड है। क्या है, ट्रेड या व्यापार, क्लियर। तो पहली बात समझ में आ गई है कि इनकम का मेन सोर्स क्या है, ट्रेड है। लेकिन दूसरा सोर्स भी है। दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा सोर्स ये है कि पूरा का पूरा जो इंडियन ओशियन था, पूरा का पूरा जो अरेबियन ओशियन था उस पर, क्योंकि देखिए इनका बेसिकली टारगेट क्या था कि ट्रेड पर कंट्रोल करना है। सिर्फ ट्रेड ही नहीं करना है, पूरे ट्रेड पर ही कंट्रोल कर लेना है। ट्रेड पर कंट्रोल कर लेना मतलब उस पूरे रूट पर, उस पूरे रास्ते पर भी पुर्तगालियों ने अपना नियंत्रण बना लिया था जहां से ये पूरा व्यापार होता था, क्लियर। तो इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन, यहाँ तक कि वो सारे के सारे एंट्रेंस जहां से हम जहां से ट्रेड करने के रास्ते थे, जैसे मलक्का है, ओमरूज है, इन पर्टिकुलर रीजन पर भी पुर्तगालियों ने अपना कंट्रोल कर लिया था। अब किसी दूसरे जहाज को या किसी दूसरे शिप को अगर उस क्षेत्र से गुजरना होता था तो उन्हें परमिशन लेना पड़ती थी, किससे, पुर्तगालियों से। और जब वो परमिशन लेते थे तो एक परमिट उन्हें मिलता था, एक लाइसेंस उन्हें मिलता था, जिसे कार्ड्स कहा जाता था, क्लियर। तो यहाँ पे इन्होंने कॉटेज सिस्टम या कार्ड्स सिस्टम की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉर्ड्स सिस्टम, कॉर्ड्स पद्धति का मतलब यह है कि अगर किसी दूसरी शिप को, किसी दूसरे जहाज को अगर अरेबियन ओशियन से या इंडियन ओशियन से गुजरना है, क्लियर, किसी भी पर्पस से, चाहे ट्रेड करने का पर्पस हो चाहे कोई भी पर्पस हो, तो उन्हें पहले परमिशन लेना पड़ेगी पुर्तगालियों से, और उसके लिए उन्हें एक परमिट मिलता है। इस परमिट को हम बोलते हैं कॉर्ड्स, क्लियर। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है पुर्तगालियों को, जो भी ऑफिसर्स वहां पर हैं। और दूसरी चीज ध्यान रखिए, ऐसा है कि अगर आप इस को नहीं लेंगे, इस परमिट को अगर नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, देन आपको किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी समुद्र में, क्लियर। क्योंकि पोर्तुगीज क्या करते हैं, आपको सिक्योरिटी भी दे देते हैं कि आपको किसी प्रकार के समुद्री लुटेरों का खतरा नहीं होगा। पुर्तगालियों की जो नेवी है उससे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि अगर बिना परमिट के आ गए तो पुर्तगालियों के पास इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर नेवी है कि वो ही आपको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। तो इस तरह से कोड सिस्टम शुरू किया है। तो अब इनकी इनकम का सोर्स क्या है, तो पहला क्या है, ट्रेड, और दूसरा क्या है, कोड सिस्टम या कोड पद्धति। तो अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि कोड पद्धति या कोड सिस्टम क्या था। तो ये एक प्रकार का परमिट था, एक प्रकार का क्या था, लाइसेंस था, टू क्रॉस द सी, समुद्र को क्रॉस करने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए। और सभी को परमिट लेना अनिवार्य था, है ना, बाध्य करने के लिए जो है उनकी नौसेना है। और अगर आपने नहीं लिया है तो आपको जो सी रोवर्स हैं उनका भी खतरा रहेगा। इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय या अरबी जहाज
अरब सागर में नहीं जा सकता था, यहां तक कि पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र से व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह अकबर को भी क्या करना पड़ता था, कार्ड लेना पड़ता था, यानी परमिशन लेना पड़ती थी। यानी कोई भी इस पर्टिकुलर एरिया से जिस पर पुर्तगालियों ने अपना कंट्रोल कर लिया है, वहां से अपने जहाज को वो नहीं निकाल सकता था, ना ट्रेड कर सकता था, ना वो ऐसे जहाज ले जा सकता था। इवन जो मुगल इंपीरियर थे अकबर, उन्हें भी ये परमिशन लेना पड़ती थी पुर्तगालियों से। भारतीय अरबी जहाजों को काली मिर्च, गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। तो इंडियन और जो अरेबियन शिप थे, दे कैन नॉट कैरी, वो क्या अपने साथ नहीं रख सकते थे, तो दे कैन नॉट कैरी ब्लैक पेपर, इट मीन्स काली मिर्च, और साथ ही जो आर्मर्स हैं, जो गोला बारूद है ना, ये सारी चीजों को वो अपने साथ नहीं रख सकते थे अपने शिप पर। क्लियर। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पुर्तगालियों ने अपने आप को कहने लगे थे, दे कॉल्ड देमसेल्फ एज अ गॉड ऑफ द सी, इट मीन्स समुद्र का स्वामी। तो वो लोग अपने आप को क्या कहने लगे, समुद्र का स्वामी कहने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कंट्रोल है, इतना दबदबा है पूरा। देखिए एक समय ऐसा आ गया था कि इंडियन ओशियन को पुर्तगाली सी या पुर्तगाली समुद्र कहा जाने लगा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतना अगर दबदबा था, इसलिए ये अपने आप को क्या कहने लगे थे, समुद्र के स्वामी। क्योंकि आप लोग समझें कि उस दौर में, जिस दौर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी और इतनी दूर दूर जहाजों को लेकर इतने समुद्र में, इतने तूफानों में ये लोग आए हैं। और हालांकि ऐसा नहीं है कि ये लोग इतने इजीली आ गए हैं, कई बार इनके कई जहाज समुद्र में डूबे हैं, कई बार इन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है, एक्सीडेंट्स इनके हुए हैं। क्योंकि समुद्र में क्या होता है, अनिश्चितताएं होती है, कब उसमें सुनामी आ रही है, कब लहर आ रही है। और उस टाइम पर क्या हुआ करता था, उस टाइम पर ना तो आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, तो आज के टाइम पे तो काफी सारी चीजें बढ़ गई हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, समुद्र के अंदर क्या है वो सब कुछ पता चल जाता है। तो आप लोग सोचें कि उस दौर में, आज से इतने सालों पहले, आज से लगभग 600-700 सालों पहले की बात हो रही है, जब टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, बट इन्होंने काफी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी उस दौर के हिसाब से। तो इतना खतरा लेकर ये लोग इतनी दूर तक आ जाते थे, इसीलिए इन्होंने अपने आप को क्या कहा है, समुद्र का स्वामी। किसी और देश में उस समय उतनी हिम्मत नहीं थी। हालांकि बाद में धीरे धीरे बात की जाए तो फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स और डचों ने अपनी अपनी जो नौसेना थी, अपनी अपनी जो नेवल पावर थी, अपनी जो नेविगेशनल पावर थी, उसे बढ़ा लिया था। अपने देशों में भी अच्छे जहाजों का निर्माण कर लिया था। बट इनिशियली ये जो डेवलपमेंट हुआ था, इनिशियली जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी नेविगेशन के मामलों में, ये सब किसने की थी, पोर्तुगीज ने की थी। क्लियर। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड देमसेल्फ एज अ गॉड ऑफ द सी। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो ये मैंने आप लोगों को बात बताई कि इनकम के सोर्स क्या है, एक है ट्रेड और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है आपका कोड सिस्टम। अच्छा, ट्रेड अगर करते थे इंडिया से, है ना, तो यहाँ पे ट्रेड का मतलब आप लोग समझे कि ट्रेड किसके साथ कर रहे हैं, बेसिकली इंडिया। फिलहाल हम इंडिया की बात कर रहे हैं, बाकी दुनिया में अगर और किसी के साथ इन्होंने ट्रेड किया हो तो उससे फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। इंडिया के साथ जो ट्रेड किया हम उसकी बात कर रहे हैं। किस चीज का ट्रेड किया है, किस चीज का ट्रेड करने आए थे इंडिया से, तो वो तो आप पहला तो बोल ही सकते हैं कि फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा मसालों का ट्रेड। किस चीज का ट्रेड करते थे, मसालों का। क्लियर। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो किस चीज की है, वो जाती है मसाले। अच्छा, उसके पहले अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल इट मींस वस्त्रों का व्यापार। टेक्सटाइल यानी वस्त्रों का व्यापार। वस्त्रों का व्यापार अगर बात की जाए तो ये लोग वस्त्रों का व्यापार करते थे इंडिया के ईस्टर्न साइड से लाइक मुसलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में आता है, वहां से ये लोग क्या करते थे, वहां से ये लोग ट्रेड करते थे कपड़ों का। हालांकि जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया थे, जो उत्तर पश्चिमी कोस्टल क्षेत्र थे, वहां से भी ये लोग कपड़ों का व्यापार करते थे। क्लियर। तो एक चीज हो गई है कि हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल, लेकिन कौन सा क्षेत्र हो गया है, आंध्र प्रदेश वाला, मुसलीपट्टनम, और थोड़ा सा इधर से भी होता था। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो हो जाते हैं आपके स्पाइस, इट मीन्स मसाले। और मसालों की अगर बात की जाए तो मसालों का जो ट्रेड था वो मालाबार और कोंकण वाले जो तट थे वहां से किया जाता था। मालाबार इट मीन जो केरल वाला जो कोस्टल रीजन है उसे बोलते हैं। तो मालाबार और जो कोंकण कोस्ट था वहां से ये मसालों का व्यापार करते थे। मसालों में खासतौर से आप लोगों को नाम पता होना चाहिए, काली मिर्ची, इट मीन्स ब्लैक पेपर। क्लियर। काली मिर्ची या ब्लैक पेपर। तो इतनी चीज आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने बात करी कि सबसे पहले टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल का जो ट्रेड था वो मछलीपट्टनम और दूसरे जो भी इम्पोर्टेंट ट्रेड्स जो अपने पोर्ट्स थे
नॉर्थ वेस्ट वाले कोस्टल रीजन के, वहां से होता था। दूसरा, अगर स्पाइस की बात करें, मसालों की बात करें, तो मसालों का व्यापार कहाँ से होता था? तो मसालों का व्यापार होता था आपके मालाबार और कोंकण कोस्टल रीजन से। और मसालों में आते हैं ब्लैक पेपर, इट मीन्स काली मिर्च। ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, काला सोना भी कहा जाता है किसे? ब्लैक पेपर को, काली मिर्च को। आप लोग समझें कि सिर्फ एक छोटी सी चीज ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसी के व्यापार के लिए इतना सब कुछ खेल खेला गया, इतना सब कुछ मुसीबत मोल ली गई। और चूंकि उसके मतलब आपको इस चीज का प्रॉफिट आप नहीं समझ सकते हैं कि उस समय कितनी डिमांड थी ब्लैक पेपर की, आज भी है। हालांकि आज की कंडीशन बदल गई है, उस समय की कंडीशन कुछ और थी। तो उस एक छोटी सी चीज के लिए, क्योंकि उस चीज के ऊपर ही उनका जीवन डिपेंड था, क्योंकि वो ठंड के कारण, है ना, जब कोल्ड सीजन होता है, जब ठंड पड़ती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मीट पर डिपेंड होते हैं, मांस पर डिपेंड होते हैं। और मांस को प्रिजर्व करने के लिए, मांस को खाने के लिए उन्हें जरूरत पड़ती है किसकी? ब्लैक पेपर की। मतलब इट्स वेरी अमेजिंग कि उन्हें ब्लैक पेपर चाहिए, और उसी चीज़ के लिए वो डिपेंड है किस पर? ईस्ट पर या पूर्वों पर, यानी इंडिया पर। और जो भी ईस्टर्न कंट्री है, खासतौर से इंडोनेशिया में अच्छी किस्म के मसाले हुआ करते थे, और उसी के लिए इंडोनेशिया फेमस था। चलिए, स्पाइस की बात हो गई है। तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए, थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए, तो मालाबार से ये लोग अदरक और हल्दी का भी क्या करते थे? ट्रेड करते थे। तो यहां पे मैं अदरक की बात करूं, इट मींस जिंजर। जिंजर, इट मीन्स अदरक। और हल्दी, तो अदरक और हल्दी का भी ये लोग क्या करते थे? ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। अदरक और हल्दी की अगर बात की जाए ना, तो वो मालाबार से ही होता था। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया इनकम के कारण क्या थे, इनकम के सोर्स क्या थे। तो सबसे पहली चीज हो गई है ट्रेड। ट्रेड इंडिया से करते थे वस्त्रों का, मसालों का, और ये भी मसाले हैं, अदरक, हल्दी, ये सारी चीजें भी क्या है? आपके स्पाइस में ही के कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा, ट्रेड रूट पर कंट्रोल कर लिया था, इसलिए कार्ड सिस्टम चल रहा था। पूरे के पूरे समुद्र पर इनका नियंत्रण था। जहाजों की समुद्री डाकुओं से रक्षा भी यही करते थे। और अगर बात की जाए तो साथ ही ये सुनिश्चित भी यही करते थे कि जहाज पुर्तगाली व्यवस्था से बाहर जाकर व्यापार नहीं कर सकता है। क्लियर? पुर्तगाली जो रीजन है, जो कंट्रोल है, वहीं पर आप ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो काफी कुछ दबदबा इन्होंने बना लिया था, और ये सारे जो व्यवस्था थी, इससे इन लोगों की इनकम या आय में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही थी। ठीक है, अब अगर हम इनके इंपोर्टेंट अगर पोर्ट्स की बात करें, इंपोर्टेंट बंदरगाह की बात करें ना, प्रमुख बंदरगाह, तो इनका जो एक प्रमुख बंदरगाह था वो था नागपट्टनम। नागपट्टनम, यहां से ये लोग काफी ट्रेड किया करते थे नागपट्टनम से। क्लियर? नागपट्टनम कहां पर आता है? नागपट्टनम आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो नागपट्टनम बंदरगाह था, ये एक इंपॉर्टेंट था, एक मुख्य बंदरगाह था। अगर बात की जाए इन्होंने जो बस्ती बसाई थी, अगर हम बात करें इनकी जो बस्ती थी, जहां पे पुर्तगालियों ने अपना रहन सहन और काफी ज्यादा लोगों को ये लेकर आए थे, कई लोगों को यहाँ पे लाकर बसाया गया था। तो अगर हम देखिए, ये भी कोशिश इन्होंने की है, इन्होंने बस्ती बसाने की कोशिश की है, इन्होंने यहाँ पे पूरी तरह बसने की कोशिश की है ना। बस्ती बसाने का मतलब आपको परमानेंटली रहना है ना। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि ये लोग आते हैं जाते हैं, तो ऑफिसर या फिर एक कंपनी के रूप में आ रहे हैं, आएंगे और चले जाएंगे। बस्ती बनाने का मतलब हो गया कि आपको यहीं रहना ही है, परमानेंटली रहने के लिए आपने बस्ती बसा ली, आपने फैमिली लेकर आ गए हैं, आपने विवाह कर लिया है यहाँ पे। तो ये जो काम किया ना, ये काम भी किसने किया? ये पुर्तगालियों ने किया ना। पुर्तगालियों ने बस्ती बसाने की कोशिश की। इनकी जो एक बस्ती थी वो थी सेंथोम। सेंथोम तमिलनाडु में ही। तो सेंथोम में इन्होंने अपनी बस्ती बसाई थी ना, यहाँ पे लिख देता हूँ बस्ती। इनकी एक बस्ती हुआ करती थी सेंथोम में। तो ये एक खास बात हो गई कि इन्होंने अपनी बस्ती बसाने की कोशिश की है। चलिए, अगर हम इनके कारखानों की या हम इनके फैक्ट्रीज की बात करें, फैक्ट्री, तो आप लोगों को मैंने बता चुका हूं कि एक फैक्ट्री जो है फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ी थी, जो इन्होंने स्टेब्लिश की थी कहां पर? कोचीन में, है ना। सबसे पहली फैक्ट्री इनकी कोचीन में 1503 में खोली गई थी, है ना। फर्स्ट जो फैक्ट्री थी स्टेब्लिश हुई थी 1503 में। और ये किसके माध्यम से काम हुआ था? तो ये हुआ था आपके वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के द्वारा ही ये हुआ था। ठीक है,
फैक्ट्री की बात करें तो इनका एक, देखिए फैक्ट्री या कारखाना हो गया ना, फैक्ट्री या कारखाना, एक्चुअली ये तो एक गोदाम है, एक प्रकार के गोडाउन्स हैं, कुछ भी यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अगर आप सोचें मॉडर्न फैक्ट्री, तो मॉडर्न फैक्ट्रीज में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, किसी भी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, गोदाम है जहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है और फिर यहीं से ट्रेड होता है, चीज़ों को भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये कोई प्रोडक्शन वाला वाली जगह नहीं होती है। तो एक कारखाने की अगर हम बात करें तो जिसके लिए क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो है हुगली। क्लियर, हुगली के ऊपर से क्या क्वेश्चन बन जाएगा। हुगली कहां पर आता है, हुगली आता पश्चिम बंगाल में, मुख्य व्यापारिक केंद्र है हुगली, आज भी और पहले भी था। यहाँ से कई सारी चीजों का व्यापार होता है, ट्रेड होता है ना, एक मुख्य केंद्र था। हुगली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या था, इन लोगों का एक कारखाना था, ये एक ट्रेड सेंटर भी था, किसका, आपके पुर्तगालियों का। लेकिन पुर्तगालियों के उस दौर के जो मुगल बादशाह थे शाहजहां, उनके साथ क्या हुआ, विवाद हुआ था। क्लियर, शाहजहां के साथ इनका विवाद हुआ और दैट्स वाई शाहजहां ने क्या किया था, अपने एक सेनापति को पुर्तगालियों को खदेड़ने के लिए भेजा था। और इनका एक सेनापति था जिसका नाम था कासिम खान। तो कासिम खान ने 1632 में, इन 1632 में कासिम खान ने क्या किया था, पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया था। क्लियर, हुगली से बाहर निकाल दिया था कासिम खान ने। तो यहां पे मैं बता दूं नाम, कासिम खान। कासिम खान जो मुगल सेनापति था शाहजहां का, उसने क्या किया, हुगली से इन्हें क्या किया, भारत से बाहर कर दिया। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये लोग भारत में किस चीज का आयात करते थे, किस चीज का इंपोर्ट कराते थे, किस चीज को आयात करते थे। ठीक है, अब इंडिया में अगर आएंगे और इंडिया से अगर ये काली मिर्ची ही खरीद ली मान लो, या फिर अगर वस्त्र खरीदे या रेशम खरीदा या कुछ भी चीज इन्होंने परचेस की है, मसाले परचेस किए, कुछ भी परचेस किया है, तो ये परचेस किस में करेंगे, ऑब्वियसली सोने चांदी में, या करेंसी, जो करेंसी होगी या सोना चांदी होगा, है ना। अब इन लोगों की जो करेंसी होगी वो तो यहाँ चलेगी नहीं, और अगर करेंसी सोने चांदी में होगी तो वो यहाँ पे लोग ले लेंगे। इट मीन्स कि ये लोग इंपोर्ट करते थे किस चीज का, सोना या चांदी का, क्योंकि उस समय पर क्या होता था, चीजें दो ही चीज से खरीदी बेची जाती थी, सोना चांदी से, या फिर एक सिस्टम चलता था बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। तो यहाँ पे एक चीज तो हो गया गोल्ड एंड सिल्वर। तो दो चीजें हैं जिसको ये इंपोर्ट कराते थे, एक तो गोल्ड और दूसरा सिल्वर। क्योंकि ये लोग जो इंडिया में आए हैं, तो इंडिया में इन लोगों को क्या करना है, ट्रेड करना है, वस्तुएं खरीदना है। तो खरीदेंगे तो बदले में क्या देंगे, बदले में ये सोना देंगे या फिर चांदी देंगे, या कोई अदर जो प्रीशियस स्टोन्स होंगे या जो रत्न होंगे वो देंगे। क्लियर, उन्हें सोना चांदी इसलिए लेकर आना था क्योंकि इंडिया में यही सिस्टम चलता था। इंडिया में आपको कोई चीज खरीदना है तो आपको या तो सोना चांदी देना होगा, या दूसरा जो सिस्टम था वो था बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम आप लोगों को पता है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि जो चीज आपको चाहिए वो हमसे ले लो और जो हमको चाहिए वो हमको दे दो। लेकिन हमें क्या चीज चाहिए है वो चीज हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीज हमें नहीं चाहिए जो पर्टिकुलर पुर्तगाल में ही मिलती हो, है ना। तो हमारे पास तो सब कुछ ही है, हमें क्या देंगे पुर्तगाल वाले, ऐसा कोई नई चीज ही नहीं थी जो जिसके लिए हम निर्भर थे किस पर, पुर्तगालियों पर। तो बार्टर सिस्टम के जरिए तो ट्रेड हो ही नहीं सकता था, तो ये तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई नई चीज आपके पास है नहीं जो आप हमें देंगे, हमारे पास सब कुछ है, मतलब कहने का मतलब ये है ना। तो इसीलिए हम लोग, है ना, उस समय कोई पेट्रोल डीजल तो चलता नहीं था, तो पेट्रोल डीजल हम ले लें उनसे, है ना। तो ये सारी, और ऐसी कोई पर्टिकुलर ऐसी बहुत बड़ी चीज हमें डिमांड नहीं थी हमारी जो वहीं पर होती हो। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर निर्भर थे, गोल्ड और सिल्वर के लिए, और ये लोग गोल्ड और सिल्वर ही इंडिया में लाया करते थे। क्लियर होगी बात। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे अगर मुद्दों की बात करें तो अब हम बात करेंगे पुर्तगालियों के डिक्लाइनेशन की, पुर्तगालियों के पतन की। पुर्तगालियों का देखिए, भारत में सबसे पहला कौन आया, सबसे पहले यूरोपियन पावर की अगर बात करें पुर्तगाली आए, लेकिन सबसे पहले पतन भी किसका हुआ, पुर्तगालियों का हुआ। और सबसे बाद में भी कौन गए हैं, सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गए हैं। इट मीन्स कि ये एक प्रकार का मतलब वो है, एक प्रकार से चीजें बन गई अपने आप ही, है ना, कोई ने ऐसा किया नहीं है, चीजें अपने आप हुई है कि सबसे पहले आए सबसे बाद में गए, है ना।
और सबसे पहले आए और सबसे पहले ही इनका क्या हुआ, पतन हुआ। ये कोइंसिडेंस हो गया है, एक कोइंसिडेंस है कि पहले आए आखिरी में गए और पहले आए और पहले ही पतन हुआ है। क्लियर। हालांकि फिर एक जगह पर ही फिक्स रह गए थे ये लोग, एक ही स्थान पर ये बचे थे और वो आप लोगों को पता है गोवा, दमन और दीव, और वहां पे भी इन्हें भागना पड़ा, वहां से भी इन्हें हटा दिया गया 1961 में, 1961 में। और ये जो क्षेत्र थे ये भी इंडिया में क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए। क्लियर। इंडिया में ही विलय करा लिया गया। तो अब हमारा जो फोकस होगा वो होगा पुर्तगालियों के डिक्लाइनेशन पर, पुर्तगालियों के पतन पर, और पुर्तगालियों के पतन के जो कारण थे उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनका हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, पुर्तगालियों का पतन। चलिएगा, तो अब बात करेंगे पुर्तगालियों के पतन के बारे में। इट मीन्स डिक्लाइनेशन ऑफ पोर्तुगालीज। तो डिक्लाइन क्यों हुआ है या डिक्लाइनेशन ऑफ पोर्तुगीज के बारे में अगर बात की जाए तो इसके पीछे कई कारण थे, कई रीजन थे, और एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या कारण रहे हैं। सबसे पहला कारण है, अच्छा, डिक्लाइन का या पतन का, एक सेकेंड, डिक्लाइनेशन का जो फर्स्ट कारण है वो ये है कि इन लोगों की, देखिए वैसे तो कई कारण है, लेकिन अगर हम सबसे बड़े कारण की बात करें, सबसे मेजर इशू की अगर बात करें तो वो होता है आपका स्पेन के साथ इनकी मित्रता काफ़ी बढ़ गई थी। तो पहला जो कारण होगा वो होगा स्पेन। स्पेन के साथ इनका गठबंधन होना, स्पेन के साथ इनकी मित्रता हो जाना, और स्पेन के साथ जब इनका समझौता हो गया है तो इनका ज़्यादा फोकस जो था वो इंडिया के बदले कहाँ पे था, वो ब्राज़ील पे था। इंडिया के बदले इन्होंने ज़्यादा फोकस किस पर किया, ब्राज़ील पर किया, और इसीलिए इंडिया के जो मैटर्स थे उनके प्रति इन लोगों ने थोड़ा सा निग्लिजेंस दिखाया और इन्हें नज़रअंदाज किया। क्लियर। तो पतन का एक मुख्य कारण जो निकल कर आता है वो आता है स्पेन के साथ इनका गठबंधन हो जाना, स्पेन के साथ मिल जाना और मिलकर ब्राज़ील पर फोकस करना, ना कि इंडिया के मैटर्स को ज़्यादा सीरियसली लेना। समझ गए। दूसरी बात, दूसरा जो कारण रहा है डिक्लाइनेशन का वो ये है कि इन लोगों की जो स्ट्रेंथ थी वो थी इनकी समुद्री शक्ति। क्लियर। इनकी स्ट्रेंथ का जो कारण था वो था इनकी नेवल पावर। इट मीन्स नेवल पावर, इट मीन्स समुद्र की शक्ति, यानी नेवी इनकी मजबूत थी, इनकी ओसनिक जो पावर थी वो काफ़ी मजबूत थी। और अब जो है धीरे धीरे इनकी जो ओसनिक पावर है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके मॉडर्नाइजेशन पर, उसकी टेक्नोलॉजी पर उतना फोकस नहीं हो रहा था जितना फोकस किया था पहले के रूलर्स ने। जैसे डॉन हेनरिक, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है, उन्होंने काफ़ी उनके दौर में काफ़ी कोशिश की है, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि काफ़ी मेहनत की है उन्होंने किस पर, नेवल पावर को मजबूत करने पर, उसे स्ट्रेंथफुल करने के लिए। लेकिन बाद के रूलर्स ने उतना फोकस नहीं किया, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाए, है ना, उतना ध्यान नहीं दे पाए, जिससे कि पुर्तगालियों की जो स्ट्रेंथ थी वो उतनी समय के अनुसार अकॉर्डिंग टू टाइम उतनी पावरफुल नहीं हो पाई। और दूसरी कंट्रीज इसी समय पर इसी टाइम पीरियड में जो अदर जो पावर्स थी, जो अन्य शक्तियां थी, जैसे हम बात करें यूरोप में ही तो डच हो गए, दूसरे आपके ब्रिटिशर्स हो गए, फ्रेंच हो गए, इन लोगों ने काफ़ी मजबूती के साथ अपनी नेवल पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया और काफ़ी स्पीड के साथ, काफ़ी तेजी के साथ इन्होंने अपनी नेवल पावर को बढ़ा दिया। और इसी कारण से इनकी जो नेवल पावर थी वो थोड़ी सी पीछे रहने लगी। क्लियर। तो एक इनका कारण हो जाता है नेवल पावर को धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी उसमें शामिल नहीं करना। तीसरा जो मुख्य कारण है अगर हम उसकी बात करें तो तीसरा जो बेसिकली कारण बन जाता है वो ये होगा कि ये पूरा जो पोर्तुगीज ट्रेड था, पूरा का पूरा जो पोर्तुगीज ट्रेड इन इंडिया हम बोल रहे हैं, द कंप्लीट पोर्तुगीज ट्रेड इन इंडिया, ये होता था एक तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरा पुर्तगाल की गवर्नमेंट के जरिए हैंडल होता था। क्लियर। पूरा का पूरा हैंडल कौन करता था, गवर्नमेंट हैंडल करती थी। तो एक चीज यहाँ पे ये निकल के आती है, पोर्तुगीज ट्रेड इन इंडिया, और हैंडल कौन करता है, हैंडल करता है वहां की गवर्नमेंट। हैंडल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। अब आप लोग ये जानते हैं कि जहां पर चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होती है,
जहां पर सरकार के हाथ में जब कोई चीज आ जाती है तो उसे कौन एग्जीक्यूट कराता है? उसे एग्जीक्यूट कराते हैं ऑफिसर्स यानी अधिकारी लोग। क्लियर? और देखिए गवर्नमेंट में ना ऐसा नहीं है कि एक प्रकार से इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मतलब एक राजा है और राजा के द्वारा ही अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है, तो इस प्रकार की गवर्नमेंट है ना। तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही है और इन्हीं लोगों के जरिए सारी चीजें चल रही है। ऐसा नहीं जैसे बात करें ब्रिटिश की, है ना, ब्रिटिशर्स की बात करें, फ्रेंच की बात करें या डचों की बात करें, इन लोगों ने कंपनियां बनाई थी, जबकि इन लोगों का जो पूरा अगर मान लो एक कंपनी भी अगर है तो वो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ जाती होगी कि पुर्तगालियों का जो पूरा ट्रेड था वो गवर्नमेंट ओन था, गवर्नमेंट उसकी ओनर थी, गवर्नमेंट यानी सरकार। और सरकार कौन? तो राजा और उनके द्वारा चुने गए अधिकारी। तो यहाँ पे जब सरकार आ जाती है तो सरकार आ जाती है तो अधिकारियों की बात आ जाती है, और अधिकारियों की अगर बात की जाए तो अधिकारी अगर अच्छे नहीं है और अधिकारियों को अगर सैलरी कम दी जा रही है, क्लियर, तो अधिकारियों को सैलरी कम दी जाती थी। उनकी जो अपॉइंटमेंट होती थी उसमें नेपोटिज्म चलता था, भाई भतीजावाद चलता था, यानी राजा ही अपने हिसाब से लोगों को चुन लेता था। तो ये सारी जो चीजें थी ये सब देखने को मिलती थी, और इसी कारण से धीरे धीरे भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि इनका पतन होना लाजमी था। क्लियर? ऑनेस्ट ऑफिसर रहेंगे तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा, लेकिन जब ऑफिसर करप्ट होने लगे, क्लियर, अधिकारी जब भ्रष्टाचार करने लगेगा तो कैसे काम चल पाएगा? क्लियर? तो एक चीज जो आती है वो ये आती है पतन में कि भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था, अधिकारियों की सैलरी बहुत कम थी, क्लियर, और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो चुका था। क्लियर? तो ये एक कारण था। जबकि वही हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, भ्रष्टाचार वहां पर भी था, है ना, लेकिन गवर्नमेंट का इनिशियल लेवल पर उतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं था, प्राइवेट कंपनी थी, कंप्लीटली प्राइवेट। बट धीरे 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 चीजें बदलती गई और उस कंपनी को गवर्नमेंट का इंटरफेयर झेलना पड़ा और गवर्नमेंट ने उस पर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, और फाइनली उसका भी क्या हुआ, काम खत्म हो गया 1857 में, 1858 में। चलिए, तो एक तीसरा कारण मैंने जो आप लोगों को बताया है वो पोर्तुगीज ट्रेड इन इंडिया दैट वाज ओन्ड बाय पोर्तुगीज गवर्नमेंट, जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट के अधिकार में चलता था। ठीक है, अगले बिंदु के ऊपर चलते हैं। चलिए, अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की या चौथे बिंदु की, डिक्लाइनेशन का जो चौथा कारण है, फोर्थ जो रीजन है वो क्या है, तो वो ये है कि अगर अल्बुकर्क की बात की जाए तो अल्बुकर्क के बाद उतना योग्य और उतना एक्टिव अगर देखा जाए, उतना महान अगर किसी गवर्नर की बात की जाए पोर्तुगीज की साइड से, तो वो कोई हुआ नहीं या कोई आया नहीं। क्लियर? अल्बुकर्क एक काफ़ी महान और काफ़ी एक्टिव गवर्नर के रूप में हम देख सकते हैं किसे, अल्बुकर्क को। और अल्बुकर्क के बाद अगर बात की जाए ना तो फिर एक नाम और आता है नानो डी कूना का, और फिर एक नाम आता है गार्सिया दी नरोन्हा का। तो ये कुछ और थोड़े इंपॉर्टेंट थे, बट इनके बाद ना कोई ऐसा महान गवर्नर आया नहीं था। तो एक चीज और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बाद के जो गवर्नर जनरल थे या बाद के जो वायसराय थे वो उतने योग्य नहीं थे जितने योग्य पहले के लोग रहे हैं, जैसे कि फ्रांसिस्को डी एल्मेडा, अल्फांसो डी एल्बुकर्क, और फिर हमने बात की नानो डी कून्हा, गार्सिया दी नरोना। क्लियर? तो ये लोग थोड़े अच्छे लोग थे, है ना, इनके बाद उतने योग्य लोग नहीं आए थे। ठीक है, पांचवें कारण की अगर बात की जाए तो यहाँ पे चलिए, इतने रीजन मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो थे पुराने वाले के जो थे वो सारे के सारे क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, और बाद में जो लोग आए हैं वो काफी ज्यादा क्या थे, वीक थे, कमजोर थे, और उनकी पॉलिसी जो थी वो अच्छी नहीं थी। जैसे पुराने वाले जो लोग थे उनकी पॉलिसी काफी अच्छी रही थी, उन्होंने काफी ठीक तरह से क्या किया था, काम किया था। समझ गए ना? और सारी की सारी जो अपॉइंटमेंट होती थी ना, अगर हम बात करें पांचवें कारण की, तो जितनी भी अपॉइंटमेंट होती थी, जितनी भी रिक्रूटमेंट होती थी इन ऑफिसर्स की, इन अधिकारियों की, वो किसके द्वारा होती थी, वो होती थी आपके जो किंग हैं, जो राजा हैं पुर्तगाल के, उनके द्वारा। क्लियर? जैसे हमने देखा जिस समय 1500 या 1498 में जब आए थे तब राजा मैनुअल थे। तो ये जो राजा लोग थे ना, इन लोगों के द्वारा अपॉइंटमेंट उन्हीं लोगों की जाती थी जो उनके रिलेटिव्स थे, उनके जिनके साथ अच्छे रिलेशनशिप थे, यानी यहाँ पे नेपोटिज्म चलता था, भाई भतीजावाद चलता था। तो ये सारे जो थे, ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे, एक इंपॉर्टेंट कारण थे किसके पतन के। तो यहाँ पे आंसर आप लोगों को मिल गया, पुर्तगालियों के पतन के मुख्य कारण। क्लियर? तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जैसे कि अल्बुकर्क के बाद के जो सक्सेसर्स हैं भारत में वो उतने योग्य नहीं थे। ठीक है, अधिकारियों
को उनकी सरकार द्वारा उपेक्षित किया जाता था। क्लियर। ऑफिसर्स जो यहाँ पे रिक्रूट होते थे उन्हें गवर्नमेंट उतना रिस्पॉन्स नहीं करती थी, उन्हें गवर्नमेंट उतनी तवज्जो नहीं देती थी, उन्हें गवर्नमेंट उतनी सैलरी नहीं देती थी। क्लियर। इस कारण से वो अपने आप को उपेक्षित मानते थे। क्लियर हो गई बात इतनी। तो सैलरी ठीक से नहीं देने के कारण ही करप्शन बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा। क्लियर। एक और चीज ध्यान रखना है, जैसे जबरदस्ती ईसाई धर्म को रूपांतरण, ईसाई धर्म में रूपांतरण और अंतर्विवाह की नीति अपनाना। क्लियर। ईसाई धर्म में रूपांतरण इट मींस ईसाई धर्म में कन्वर्जन किया जा रहा था, हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा था, जबरदस्ती बनाया जा रहा था, लोभ देकर, लालच देकर। और साथ ही जो अंतर्विवाह थे यानी कि ईसाइयों को हिंदुओं के साथ विवाह कराना, ये जो प्रैक्टिस थी इसके कारण लोगों में और गुस्सा था और ये भी इनके पतन का एक कारण था। क्लियर। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 1580 1580 में, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला है स्पेन और पोर्तुगीज, स्पेन और पुर्तगाल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ वो 1580 में बना। 1580 में ये दोनों देश एक साथ हो गए और इनका जो टारगेट था, इनका जो बेसिक टारगेट था वो ब्राजील था। तो ब्राजील के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया सिवाय बजाय इंडिया के। क्लियर। तो जब डच और ब्रिटिशर्स आ गए, डचों ने जब इनको ख़त्म करना शुरू किया तब इन्होंने उतना ध्यान नहीं लगाया, इनके गवर्नमेंट ने उतना ध्यान नहीं लगाया, इनका फोकस किस पर रहा, ब्राज़ील पर रहा। और ब्राज़ील से उन्हें उतने ही मॉनेटरी प्रॉफिट नहीं हो पाया है जितना उन्हें इंडिया से हुआ या हो सकता था आगे। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे तो ये सारे एक कारण थे। और साथ ही अब डचों की जब एंट्री हुई है, जब डच इंडिया आए हैं तो डचों के सामने, डचों की पावर के सामने, क्योंकि डचों ने जब इन्हें स्पर्धा जब इनकी डचों से हुई तो डचों ने काफी कड़ी टक्कर दी है, कड़ा संघर्ष हुआ है और डचों के कारण भी इनका जो है डिक्लाइनेशन हुआ है। तो मेनली तो अगर बात की जाए तो शुरू में डचों ने ही इन्हें क्या किया है, परास्त करने की कोशिश की है। तो डच एक इंपॉर्टेंट कारण रहे हैं और डचों के कारण भी का भी एक कारण था जिसके कारण इनका पतन हुआ है। बाद में हालांकि ब्रिटिशर्स भी आए हैं, अंग्रेजों के साथ भी इनके युद्ध हुए, जैसे कि 1612 1612 में, जो 1612-11 में सूरत में पराजित किया, एक स्वाली का युद्ध हुआ था। और फिर क्या है कि अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1661 में फिर जाके इन्होंने अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध बनाए थे। ठीक है। और अगर बात की जाए तो पुर्तगालियों द्वारा ब्राजील की खोज हो गई थी जिससे भारत पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए थे। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ। हालांकि ब्राजील की खोज बहुत पहले ही हो चुकी थी। क्लियर। पेड्रो अल्वारेज केब्राल के समय पर ही ब्राजील डिस्कवर हो चुका था 1500 में, 1500 में। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इतनी चीजें हैं, इतनी जानकारियां हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक की जिसको हम बोलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्तुगीज, यानी पुर्तगालियों का महत्व। क्लियर। तो अब जो फोकस होगा वो होगा किसके ऊपर, पुर्तगालियों के महत्व के ऊपर। शुरू में हमने बात की थी पुर्तगालियों के ट्रेड और इनकम का, जो बेसिकली टारगेट था, इनकम कैसे हुई है या कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर हमने बात की, उनके कुछ बंदरगाहों, कुछ फैक्ट्रियों की बात की। और फिर हमने बात की कि इनका डिक्लाइनेशन क्यों हुआ है, इनका पतन क्यों हुआ, उसके कुछ कारणों को हमने यहाँ पे इवेल्युएट किया, उनका विश्लेषण किया। और अब हम बात करेंगे कि पुर्तगालियों का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, उनके आने से क्या चीजें नई हुई हैं, क्या नई नई चीजें हुई हैं, इन चीजों के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर अब यहाँ पे हम फोकस करेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब बात की जाएगी इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्तुगीज। तो पुर्तगालियों का क्या महत्व है ना, इंपॉर्टेंस हम इंडिया में बात करेंगे, इंडिया में पुर्तगालियों का जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि ईसाई धर्म का प्रसार शुरू किया गया। क्लियर। एक्सपांसन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। इसके लिए कई मिशनरीज आई हैं, है ना, कई धर्म प्रचारक आए हैं। तो मिशनरीज का मतलब होता है धर्म प्रचारक, और इन्हीं धर्म प्रचारकों के द्वारा ईसाई धर्म का इंडिया में एक्सपांसन हुआ। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम इस चीज के ऊपर, इस मुद्दे पर बात करें तो मिशनरीज ने कई अच्छे काम भी किए हैं। सिर्फ ईसाई धर्म का प्रचार तो किया है, मेन पर्पस तो इनका यही है, बट कुछ अच्छे काम भी किए हैं, कुछ दूसरे काम भी किए हैं। क्लियर। ईसाई धर्म का प्रचार किया है। अच्छा, इसमें एक सेंट, अगर बात की जाए एक मिशनरी की, तो यहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर, इनका नाम काफी चलता है, सेंट फ्रांसिस जेवियर, जो इस मिशनरी के साथ आए थे। या एक मिशनरीज में एक इम्पोर्टेंट नाम आता है सेंट फ्रांसिस जेवियर का, जो एक इम्पोर्टेंट मिशनरी के साथ आए थे इंडिया में। ठीक है। तो ये एक मिशनरी है। मिशनरी का मतलब है धर्म प्रचारक। किस धर्म का प्रचार किया है, ईसाई रिलीजन या ईसाई धर्म का, क्रिश्चियन रिलीजन का।
दूसरी चीज, मिशनरीज ने या इन धर्म प्रचारकों ने क्या किया है, तो वेस्टर्न कोस्ट पर यानी पश्चिमी तट पर स्कूल और कॉलेजेस स्टेब्लिश किए हैं। क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि इन्होंने स्कूल और कॉलेज बनाए हैं इंडिया में। अब स्कूल और कॉलेज बनाने से फायदा क्या हुआ है, इससे एजुकेशन या एडुकेशन जो है इंडिया में आई है। क्लियर। शिक्षा की बढ़ोतरी हुई है, शिक्षा जो है देना शुरू हुआ है, एक प्रकार से वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा। और आप लोगों को पता है वेस्टर्न एजुकेशन इट मीन्स यहाँ पे साइंटिफिक एजुकेशन भी है। जब पश्चिमी शिक्षा भारत में आएगी तो वहाँ पे साइंस का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट था, है ना, साइंस का काफ़ी विकास हुआ था, तो साइंस की चीज़ें हमें पता चली हैं। तो यहाँ पे एडुकेशन बढ़ाई गई है, शिक्षा पद्धति में डेवलपमेंट हुआ है, और इसका जो बेसिक रीजन रहा है वो रहा है क्या, मिशनरियों का, है ना। आज के समय भी, आज के टाइम पर भी आप देखते हैं तो मिशनरीज जो होते हैं इनके अपने स्कूल्स हैं, है ना, खासतौर से क्रिश्चियन मिशनरीज या ईसाई मिशनरियों के इनके स्कूल्स हैं, इनके कॉलेजेस हैं, और इनके हॉस्पिटल्स भी हैं, मिशनरीज हॉस्पिटल्स भी चलते हैं। तो ये सोशल अगर बात की जाए, सामाजिक सुधारों की बात की जाए, तो सोशल रिफॉर्म्स भी इनके द्वारा किए गए हैं। तो अगर हम बात करें ना मिशनरीज की, तो मिशनरीज ने सोशल रिफॉर्म्स किए हैं, सामाजिक सुधार भी किए हैं। जैसे सती प्रथा की अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पे सती प्रथा पर रोक लगाने का काम भी किया गया था। आप लोगों को पता है कि जो हमने पढ़े हैं गवर्नर, जिनका नाम था सेकंड नंबर पे फ्रांसिस्को डी एल्मेडा फर्स्ट थे, सेकंड नंबर पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इन लोगों ने क्या किया, सती प्रथा पर भी रोक लगाने की कोशिश की थी। दे ट्राई टू प्रोहिबिट सती सिस्टम। हालांकि ये हो नहीं पाया, लेकिन अगर हम बात करें राजा राममोहन राय, तो राजा राममोहन राय के पहले अगर सती प्रथा को रोकने का काम अगर किया था तो पुर्तगालियों ने किया था। क्लियर। और फिर राजा राममोहन राय ने तो उसके ऊपर पूरी तरह से कानून बनवाने में वो सक्सेस ही हुए, सफल ही हुए। ठीक है। तो ये एक सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं, एजुकेशन या एडुकेशन में इन्होंने डेवलपमेंट किया है। और अगर हम बात करें तीसरे इंपॉर्टेंस की, तीसरे इनके महत्व की, तो मिशनरीज के द्वारा भारतीय इतिहास और संस्कृति पर शोध किया गया। इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जो कल्चर है उसके ऊपर क्या किया गया है, रिसर्च किया गया है, उस पर शोध किया गया है। क्लियर। तो द रिसर्च ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर। अगर हम बात करें ना इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता पर एक महत्वपूर्ण रिसर्च किया था एक पोर्तुगीज ने, जिसका नाम था फादर हेरास। तो फादर हेरास नामक एक पोर्तुगीज ने इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता पर काफी ज्यादा रिसर्च किए थे। अब हम बात देखिए, पुर्तगालियों का शासन सिर्फ 15, 16, 17 सेंचुरी तक ही नहीं था, उन्होंने 19 सेंचुरी तक रूल किया था। पर पर्टिकुलरली हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं वो सिर्फ आप 17 और 16 और 15 सेंचुरी की बात कर रहे हैं। क्लियर। 15, 16, 17 की, लेकिन रूल इनका 19 सेंचुरी तक रहा था कुछ एरिया में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी कब मिली है, 1921, 1921 के बाद। क्लियर। और 1920-21, 1920-21 में, है ना, ये सभ्यता के बारे में पता चला था। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो इसके बाद ये फादर हेरास आए थे और इन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने रिसर्च किए थे, अपने शोध किए थे। ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंस बताए हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंस है उनको और समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता है मैंने एक टाइमलाइन में आप लोगों को कराई थी, और टाइमलाइन में हमने एक पॉइंट देखा था कि 1556 में इन्होंने क्या किया था, गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंस है प्रिंटिंग प्रेस का। और भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाने वाले लोग ही कौन थे, तो वो पुर्तगाली थे। तो 1556 में इन्होंने, पुर्तगालियों ने क्या किया है, पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। और एक चीज और ध्यान रखना कि इन्होंने क्या किया है, बाइबिल का कन्नड़ और मलयालम भाषा में उसे मुद्रित करवाया है, उसे क्या किया है, प्रिंट किया है। बाइबिल को किस लैंग्वेज में, मलयालम और कन्नड़ भाषा में। किसने कराया था, पोर्तुगीज ने, पुर्तगालियों ने। ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ पे, तो तंबाकू जैसी इन्होंने फसलों का क्या किया है, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो तंबाकू यानी टोबैको, इसके बारे में इंडियंस को जानकारी नहीं थी। तंबाकू भारत में लाने वाले भी कौन थे, टोबैको इंडिया में लाने वाले भी कौन थे, तो वो थे पोर्चुगीज। साथ ही कुछ अदर फसलें और कुछ अदर फ्रूट्स, फल, फसलें, है ना, सब्जियां, इनके बारे में भी पुर्तगालियों ने ही इंडियंस को बताया है। जैसे कि अगर बात की जाए
तो जैसे आलू, पोटैटो, जो मैंने पहले बताया था, पोटैटो भी इंडिया में किसने लाए हैं? पोर्तुगीज ने लाए हैं। भिंडी, मिर्च, ये सारी चीजें भी इंडिया में लाने वाले पोर्तुगीज ही थे। क्लियर। और सबसे खास अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक स्थापत्य कला है, एक स्कल्पचर आर्ट है जिसको हम बोलते हैं गोथिक। गोथिक स्थापत्य कला जो यूरोप की और खासतौर से पुर्तगाल की एक इम्पोर्टेंट स्थापत्य कला है, एक इम्पोर्टेंट स्कल्पचर आर्ट है। इस स्कल्पचर आर्ट को या इस आर्किटेक्चरल आर्ट को इंडिया में लाए थे पोर्तुगीज। ये जो गोथिक स्थापत्य कला है ना, इसके जो एविडेंस हैं, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, वो हमें खासतौर से गोवा में, केरल में दिखाई देते हैं। क्लियर। और इसमें क्या होता है कि ऊंचे ऊंचे टावर्स बनाए जाते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती है टावर नुमा। तो ये गोथिक स्थापत्य कला इन्होंने इंडिया में लेकर आए हैं, जो इंडिया की एक विशेषता बन गई है कोस्टल वाले रीजन की, तटीय वाले क्षेत्र की। और उसकी देन कौन है? उसकी देन है आपके पोर्तुगीज या पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों के इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस रहे, क्या उन्होंने चीजें लेकर आए हैं, तो वो मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से उन्होंने एडुकेशन में डेवलपमेंट कराया है, स्कल्पचर आर्ट यानी कि आर्किटेक्चर आर्ट में इन्होंने डेवलपमेंट किया है, सोशल रिफॉर्म्स में कुछ इनका भूमिका रही है, जैसे सती प्रथा को समाप्त किया है ना। और इस तरह से साथ ही साइंटिफिक अगर बात करें, जैसे शिपिंग या नेवल, है ना, या नेविगेशनल जो पावर इंडिया में आई है, उसका भी एक कारण कौन थे? पोर्तुगीज थे। नेवल टेक्नोलॉजी में भी इनका काफी योगदान रहा है इंडिया के लिए। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर ली है, डिक्लाइनेशन की बात कर ली है, इनका जो आगमन हुआ है उसके ऊपर बात कर ली है, इंडिया में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन लोगों के साथ हुए हैं, जो हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर बात कर ली है। समझ गए होंगे अब आप लोग। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। लेक्चर 3 का पार्ट 1 फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, है ना, जिसका नाम था पोर्तुगीज इन इंडिया या अराइवल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। तो हम पढ़ रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो यूरोपियंस में पहले नंबर पे कौन आ गए हैं? आपके पुर्तगाली। अब हम बात करेंगे सेकंड जो यूरोपियन कंट्री इंडिया में आई थी, जिसको हम बोलते हैं डच। और डच मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? डच मूल रूप से निवासी थे नीदरलैंड के। तो हम बात करेंगे डचों के बारे में या नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासियों के बारे में, जो सेकेंड नंबर पे आए थे पुर्तगालियों के बाद। ठीक है।